बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा डार। व्यूअर्स, इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे इससे पिछली किस्त के अंदर जो ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तारीख़ के हवाले से है कि किस तरह ईरान के अंदर इनकलाब आया और उस इनकलाब ने बहुत सारे लोगों के दुनिया भर के अंदर खुसूसन उस ख़ित्ते के लोगों के होश उड़ा दिए। 1979 का वो दौर था जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब तशरीफ़ लेके आए, इराक़ से जलावतनी काट के वापस ईरान आए और आके उन्होंने वहाँ पे इनकलाब बर्पा कर दिया। ये वही इनकलाब है जिसको शिया रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। दीगर बहुत सारे ममालिक हैं जो इस इनकलाब से खौफज़दा थे, क्योंकि इमाम ख़ुमैनी, जैसे मैंने जिक्र किया, वो कह चुके थे कि इसका दायरा हम वसी करेंगे और जहाँ पर वेस्टर्न तसल्लुत है उससे मुसलमानों को आज़ादी दिलाई जाएगी। बहरहाल इन ममालिक में सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, कुवैत और पाकिस्तान वो मुल्क थे जो ईरान के इस रेवोल्यूशन से परेशान थे और उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तदाबीर कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर 1979 के अंदर जनरल ज़ियाउल हक़ की हुकूमत थी और जनरल ज़ियाउल हक़ के बारे में एक आम सा ख़याल यहाँ पाया जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक़ सऊदी अरब के एक फोर फ्रंट को लीड करते हुए यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी सरगर्मियाँ सरअंजाम दे रहे थे, जिसमें वहाबिज़म का पाकिस्तान के अंदर फ्लोरिश होना, शिया कम्युनिटी या शिया लोगों के अगेंस्ट एक हेट्रेड को परवान चढ़ाना जैसे बहुत सारे काम थे जो ज़ियाउल हक़ सऊदी अरब की ईमा पर पाकिस्तान के अंदर भी करते रहे। ये एक आम सा प्रेसिडेंट है जो यहाँ पर पाया जाता है, एक आम सा तासुर है ज़ियाउल हक़ के बारे में जो हर ज़बान ज़देआम है। ये भी परेशान थे ईरान के रेवोल्यूशन से और उस हवाले से मुख्तलिफ़ तदाबीर कर रहे थे। पाकिस्तान में तो कर ही रहे थे, लेकिन ईरान के ख़िलाफ़ भी बहुत सारी चीज़ें प्लान किए हुए थे। बहरहाल मामलात आगे बढ़ते हैं। 1980 आ जाता है। इससे पहले 1979 का जो हम जिक्र कर रहे थे, ये वही 1979 है जिसमें ईरान के हमसाया मुल्क इराक़ के अंदर सदर बन जाते हैं सद्दाम हुसैन। और ये वही सद्दाम हुसैन है जिनके बारे में हम एक वीडियो कर चुके हैं कि ईरान इराक़ जंग का जब आगाज़ हुआ तो किस किस्म के मामलात थे और अमेरिका का क्या रोल था। लेकिन ये वही सद्दाम हुसैन है जिसके बारे में एक चीज़ ज़बान ज़देआम थी, मशहूर थी कि सद्दाम हुसैन ने 10 साल की उम्र में पहला कत्ल किया, लड़कपन में कई कत्ल कर चुका था, ज़ालिमाना सोच इसके अंदर भरी पड़ी थी, इसको किसी पे भी तरस नहीं आता था। ये इस किस्म की शख्सियत का मालिक था और वो एक मुल्क का सदर बन चुका था और ऐसा सदर बन चुका था जो बहुत फ्यूरियस किस्म का प्रेसिडेंट कंसिडर किया जाता था और इसको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद हासिल था अमेरिका का। बहरहाल सद्दाम सदर बन जाता है और चूँकि डरने वाले ममालिक में ईरान से एक मुल्क इराक़ भी होता है, तो इराक़ फ़ौरन हमला कर देता है 1980 में ईरान के ऊपर और इस तरह आगाज़ हो जाता है ईरान इराक़ खौफनाक जंग का। तो इस जंग के आगाज़ के ऊपर एक बहुत ही दर्दनाक और एक अलमनाक तारीख़ है जो बनी नौ इंसान के सामने आती है। वो इसको देखता है, जब पढ़ता है, इसको सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह मुसलमान आपस में कई साल तक लड़ते रहे और कई लाख मुसलमानों को ही मारते रहे। बहरहाल ईरान में गदर मच जाता है। इराक़ जो कुछ कर सकता है वो करता है। केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जितना भी हथियार है जदीद उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो हथियार उनको अमेरिका के आशीर्वाद से मिलते हैं, अमेरिका उनकी मदद करता है, लेकिन खाली अमेरिका उसकी मदद नहीं करता। उसकी मदद करने वाले में बहुत सारे ममालिक, बहुत सारे धड़े हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा मुल्क या एक बहुत बड़ा धड़ा सऊदी अरब था। औरतों, बच्चों, बूढ़ों, सबको जो है वो जुल्म, जबर और बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है। उनको मारा जाता है, बेदर्दी से कत्ल किया जाता है, हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों को मारा जाता है। ईरान भी रिटेलिएट करता है, अपने बचाव के लिए लाख कोशिशें करता है। दोनों जानिब डैमेज होता है, डायरेक्ट डैमेज होता है, कोलेट्रल डैमेज होता है। सूरत हाल बहुत कशीदा हो जाती है। सऊदी अरब इस सारे असना के अंदर अपनी 3 पोर्ट्स, जो समंदरी रस्ते हैं, 3 बंदरगाहें दे देता है इराक़ को कि इन पर आए और अपने बेसिस बनाएं और यहाँ से जाएं और ईरान के ऊपर हमला करें। बहरहाल खाली ये नहीं करता, इसके अलावा बहुत सारा सऊदी अरब उनको पैसा देता है, बहुत सारी सपोर्ट जहाँ जहाँ से मुमकिन हो सकती है वो ख़ुद डायरेक्टली करता है और बहुत सारे ममालिक जो ईरान से डर या खौफ में मुब्तला होते हैं वो इनडायरेक्ट हेल्प करने लग जाते हैं इराक़ की थ्रू सऊदी अरब। बहरहाल मामलात आगे बढ़ते हैं। 1981 आ जाता है, जंग जारी रहती है। अभी रिसेंटली ज़रा उसका आगाज़ हुआ होता है। GCC के नाम से जो है गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल के नाम से एक
तंजीम बनाई जाती है। इसके अंदर 6 ममालिक होते हैं और उन 6 ममालिक का मकसद ये होता है कि वो अपने सिक्योरिटी हसार को मजबूत कर सकें और अपनी पॉलिसीज़ को वज़ा कर सकें। इन ममालिक के अंदर कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन, UAE और सऊदी अरब होता है। इन ममालिक ने ईरान की 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर नाकाबंदी करनी थी। एक चीज़ ये थी कि ईरान के अंदर इनकलाब आ चुका था, तो इस इनकलाब से उनकी सिक्योरिटी को ख़दशा था। एक तो उन्होंने उसके हसार के ऊपर काम करना था और दूसरा काम उन्होंने करना था कि ईरान इराक जो जंग जारी है, इस जंग को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है और इससे सिक्योरिटी के जो खदशात खित्ते के अंदर और इन ममालिक के अंदर उनको किस तरह कम किया जा सकता है। तो उसने इन 2 चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एक ख्याल ये भी किया जाता है कि 1982 से ऑनवर्ड यानी 1988 तक, जब तक ये जंग आगे जारी रही, सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता तौर पर मदद की इराक की। हर साल उनको 10 से 12 बिलियन डॉलर्स मदद दे के, पैसा दे के, और ये 10 से 12 बिलियन डॉलर एक साल के ऊपर अगर आप तकसीम करें तो तकरीबन 1 या सवा अरब डॉलर हर महीने सऊदी अरब देता रहा इराकियों को कि वो ईरानियों के ऊपर हमला करें। और ये जो रकम इनको दी जाती थी, ये वो तब का 1 अरब डॉलर और आज के 1 अरब डॉलर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उसने पैसों की तिजोरियाँ खोल दी थी, उसने रियालों की तिजोरियाँ खोल दी थी कि जो हद तक, जिस हद तक मुमकिन हो सकता है, पैसा ले, असला ले, जो भी चीज़ चाहिए इराक़ को ले और ईरानियों को मारे, और उनको उस तरह मारे कि जिस तरह वो कभी दुनिया में दोबारा उठ ही ना सके। बहरहाल ईरान इससे बाखूबी वाकिफ़ होता है और उसको पता होता है कि ये क्या गेम चल रही है और उसके ख़िलाफ़ किस तरह महाजराई की जा रही है और सऊदी अरब उसके अंदर किस तरह ईंधन का काम जो है वो इस जंग को दे रहा है। 1984 आ जाता है, ईरान हमला कर देता है सऊदी अरब के एक ऑयल टैंकर पे जो सऊदी टेरिटरी के अंदर ही होता है, एक रिटेलिएशन के तौर पे कि आप अपने लिमिट्स में रहें, आप अपने कंट्रोल में रहें। सऊदी अरब कहते हैं कि जी हमारा इस जंग से तो कोई ताल्लुक ही नहीं, और वो ये पिछले कई सालों से कहता आता है और उसको कभी भी ओन नहीं करता। बहरहाल सऊदी अरब रिटेलिएट करता है और रिटेलिएट करके एक जहाज़ को, हवाई जहाज़ को मार गिराता है ईरान के। मामला कशीदा हो जाता है। बहरहाल दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन्स तो चल रही होती हैं। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान के दोनों ममालिक के अंदर जो मेजॉरिटी है, एक मुल्क के अंदर यानी ईरान के अंदर अहले तशी की मेजॉरिटी है और सऊदी अरब के अंदर अहले सुन्नत की मेजॉरिटी है। और सऊदी अरब के अंदर ही जो सऊदी रॉयल फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वहाबिज़म को सपोर्ट कर रहे हैं और वहाबिज़म को बहुत ज़्यादा वहाँ पर परवान चढ़ा रहे हैं, और ये वही वहाबिज़म है जो शियाज़म के सख्त खिलाफ है या उसके एंटी है। बहरहाल सऊदी अरब के अंदर हज और उम्रे की गर्ज से आने वाले जो ईरानी हैं, जो ज़ायरीन हैं, उनके ऊपर भी ख़ासी सख्तियाँ कर दी जाती हैं। उनको तंग किया जाता है, कभी वीज़ा देने के लिए, कभी वीज़ा प्रोसेस के लिए, कभी चेकिंग के लिए, कभी हरम में जाने के लिए। तो जो मुख्तलिफ चेक्स हो सकते हैं उसके ऊपर ईरानियों को ये एक नॉन फैक्ट बन जाता है उस वक्त के बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया जाता है सऊदियों की जानिब से। दोस्तों सन 1987 आता है और एक ऐसा खौफनाक वाक़या होता है जिसकी तारीख़ कम ही मिलती है ऐसे वाक़यात की। 1987 में 20 से 25 लाख मुसलमान उस साल की जो भी रेशो चल रही होती है उस हिसाब से पहुँचते मक्का मुकरमा में और अपना जो होली साइट है मुसलमानों की, खाना काबा, वहाँ पर पहुँचकर अपना जिस तरह फ़रीज़ा है हज का वो अदा करते हैं। और उसमें मुख्तलिफ़ ममालिक से आए मुख्तलिफ़ लोगों की तादाद मौजूद होती है और उनका काम यही होता है जिस घर से वो वहाँ पर आए हैं कि वो आएँ और हज करें और वापस अपने ममालिक को जाएँ। अचानक एक दिन दोपहर के बाद का वक्त बताया जाता है कि हरम के अंदर एकदम से गोलियों की घन घरज सुनाई देती है, शोर मच जाता है, कोहराम बर्पा हो जाता है और हर कोई भागने लग जाता है। और होता ये है, वाक़या ये पेश आता है कि सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस और ईरान से आए ज़ायरीन जो हज करने आए होते हैं वो आमने सामने हो जाते हैं और एक जंग का सा समा हरम के अंदर बन जाता है, खाना काबा के अंदर बन जाता है। जितने लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं उनके गिर्द खौफ की फ़िज़ा होती है। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस हमला करती है ईरानी ज़ायरीन के ऊपर और ये कहती है हमने हमला इसलिए किया क्योंकि हमने इनको रोका, ये हमारे उसूलों के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे और काम ये कर रहे थे कि अमेरिका मुर्दाबाद, इज़राइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और इनके पास पोस्टर्स थे इमाम खुमैनी साहब के। तो ये वो चीज़ है जिसको हम हरम के अंदर अलाउ नहीं करते।
बहरहाल इसकी नफ़ी फ़ौरन ईरानियों ने की और उन्होंने कहा जी हम तो अनआर्म्ड आए हैं, हमारे पास ना कोई हथियार है ना कोई ऐसी चीज़ है, हमें अंदर आते चेकिंग की जाती है, मुख्तलिफ़ चेक्स हैं जिससे हम गुजरते हैं, तो ये किस तरह मुमकिन है कि हम इनके ऊपर हमलावर हों और हम इस किस्म के पोस्टर्स हमने आवेज़ा किए हों या हम किसी भी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस पर हावी हो सकें। अगर आप अपनी अकीदत के अंदर, एहतराम के अंदर या अपने गम गुस्से के अंदर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ कह रहे हैं तो वो उसका ज़ाती फ़ेल है, वो जो भी कहे। बहरहाल मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाता है और इस तरह बिल्कुल दोनों आमने सामने हो जाते हैं। और ये कहने वाले कहते हैं कि उस वक्त जो ईरानी धड़ा था उसके अंदर पाकिस्तान से गए जो शिया कम्युनिटी के लोग थे वो भी उनके साथ हो गए, लिबनान से गए शिया कम्युनिटी के लोग जो थे वो भी उनके साथ हो गए, और दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी सऊदी अरब की वो थी। अब गदर मच जाता है, भगदड़ मच जाती है, ज़रा लोग डर जाते हैं, भागने लग जाते हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं और इस भगदड़ के नतीजे में 400 के करीब लोग जाँ बहक हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और इन जाँ बहक हो जाने वालों में मुख्तलिफ़ तादाद आती हैं, लेकिन जो एक मुहतात अंदाज़ा है उसके मुताबिक 275 यानी 250 के करीब ईरानी मारे जाते हैं, 85 के करीब सऊदी मारे जाते हैं और 42 के करीब मुख्तलिफ़ दीगर ममालिक के लोग हैं जो इस भगदड़ या इस स्कफल के अंदर मारे जाते हैं। ईरान के अंदर इसका शदीद रिएक्शन आता है, शदीद गम व गुस्सा आता है। ईरानी गवर्नमेंट शदीद रिटेलिएट करती है और वो इसकी नफ़ी करती है, कंडेम करती है और वो कहती है कि हम बार बार ये चीज़ कहते आ रहे हैं कि सऊदीज़ ईरानियों के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये लोग यहाँ पर उम्रा या हज करने ना आए। ये इनकी डिलिब्रेट कोशिश है, वो चाहते थे कि हरम के अंदर ऐसा एक वाक़या हो, वो चाहते थे कि ईरानी ही ऐसा कोई वाक़या करें जिससे हम उनके ऊपर बाद में पाबंदियाँ लगा सकें। यहाँ पाबंदियाँ ना लगाएं, कुछ इस किस्म का माहौल कर दे कि वो पाबंदियों के करीब बन जाए और ईरानियों का सऊदी अरब के अंदर आना, हरम के अंदर आना बंद हो जाए, मना हो जाए। ये ईरानियों का मौक़िफ़ था। लोगों के अंदर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, उनके अपने प्यारे मारे जाते हैं जो वहाँ पर गए होते हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। सऊदी अरब के ख़िलाफ़ और कुवैत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी होती है और लोग रिटेलिएशन के अंदर इनकी एम्बेसीज़ पे जो तेहरान में होती हैं उस पर हमला कर देते हैं। और वहाँ पे ये भी कहा जाता है कि कुछ सऊदियों को यरगमाल भी बनाया जाता है और उन सऊदियों को बाद में खैर छोड़ दिया जाता है, लेकिन एम्बेसीज़ का घेराव हो जाता है और पूरी दुनिया की नज़रें और ख़बरें जो है वो सारी इस तरफ फोकस्ड हो जाती हैं। ईरान सूरत हाल के ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल देता है, सऊदी अरब भी किसी से पीछे नहीं रहता, वो भी शदीद रद्द-ए-अमल देता है और नई पॉलिसीज़ ले आता है और वो कहता है कि हमारे जो उसूलों के ख़िलाफ़ चलेगा उसके साथ हमेशा यही होगा और जो कोई भी इसकी नफ़ी करेगा हम उसके साथ यही सलूक करेंगे। साथ ही साथ हम ईरानियों के ऊपर कुछ मज़ीद सख्तियाँ लगा रहे हैं, कुछ मज़ीद पाबंदियाँ लगा रहे हैं जिससे जिन चेक्स से उनको गुज़र के यहाँ पर आके हज या उम्रा अदा करने का मौका फ़राहम किया जा सकेगा। और ईरानियों के नज़दीक वो मज़ीद चेक्स नहीं थे या वो मज़ीद सख्ती नहीं थी, बल्कि वो तकरीबन बायकॉट था ईरानियों का जो सऊदी अरब कर चुका था। चुनाचे वो सऊदी अरब माने या ना माने, लेकिन ईरान इस बात को समझ चुका था, ऐलान कर चुका था कि जी दिस इज़ ऑलमोस्ट अ बायकॉट, सो कंसिडर दिस अ बायकॉट, जो उस वक्त की स्टेटमेंट थी। बहरहाल ये 1987 का मैंने आपसे जिक्र किया जो एक खौफनाक हौलनाक वाक़या होता है और सन 1988 आ जाता है और वो ये साल था जिस साल के अंदर ईरान और इराक़ की जंग ख़त्म हो जाती है। यूनाइटेड नेशन एक कलीदी किरदार बिल आखिर अदा कर ही देता है, उसको ख्याल आ ही जाता है और वो दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा करवा देता है। सऊदी अरब के और ईरान के ताल्लुकात इसी असना में शदीद टेंस हो जाते हैं और शदीद ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं।